नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का ये कार्यक्रम बाइसेक से प्रसारित होने वाले ये हिंदी साहित्य के कार्यक्रमों से कुछ अलग और खास इसलिए है कि आज हम हिंदी साहित्य के विविध पहलुओं को लेकर के आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपसे आपके करियर को लेकर के नेट और स्लेट की जो परीक्षाएं हैं उनके संदर्भ में करियर ओरिएंटेड बातें करेंगे। मित्रों, आप जानते हो कि आजकल हमारे गुजरात में भी कॉलेज व्याख्याताओं के लिए या कॉलेज प्रवक्ताओं के लिए नेट या स्लेट की परीक्षाएं वो अनिवार्य कर दी गई है। यानी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए वो नेट स्लेट कर दी गई है। यदि आप नेट स्लेट नहीं है तो हिंदी के कॉलेज अध्यापक के लिए आप क्वालिफाई नहीं है। फिलहाल यहाँ पीएचडी के जो छात्र हैं उनको भी लिया जा रहा है। बाकी भारत के अन्य प्रदेशों में तो बिना नेट और स्लेट के कॉलेज व्याख्याता के पद पर आप आसीन नहीं हो सकते। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये आपके लिए नेट और स्लेट की जो परीक्षा है ये क्या है, कब होती है और इसे किस प्रकार की तैयारी के साथ हमें बैठना चाहिए, इस विषय के साथ हम यहाँ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और यहाँ मेरे साथ में है कुमारी तृप्ति जोशी। कुमारी तृप्ति जोशी ने अभी पिछले वर्ष ही हिंदी से नेट में जेआरएफ पास किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और फिलहाल ये डॉक्टर रंजना अरगड़े के मार्गदर्शन में पीएचडी का कार्य कर रही हैं। और दूसरी यहाँ मेरे साथ में है कुमारी देवकी मीना। देवकी मीना ने 2 साल पहले ही हिंदी से नेट किया है। तो इस विषय को न्याय देने के लिए हम तीनों ही नेट की परीक्षा से गुजर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ी बहुत उनकी बारीकियों से वाकिफ हैं और इसीलिए आपसे बात करने के लिए यहाँ आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं इस नेट और स्लेट की परीक्षा को लेकर कुछ सामान्य बातें करूंगा, जैसे कि नेट और स्लेट की परीक्षाएं, और खास करके नेट की परीक्षा के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि नेट की परीक्षा है वो पूरे भारत में एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही समय में होती है जैसे आईएएस की एग्जाम्स होते हैं। फर्क इतना है कि नेट की एग्जाम हर साल 2 बार होती है, एक जून के लास्ट संडे को और सेकंड दिसंबर के लास्ट संडे को। इसके अलावा कुछ और जो जानकारियां हैं नेट को लेकर के वो हम देखते हैं। आइए, तो मित्रों, अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि यहाँ एक जो एग्जाम है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरी है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप। ये दोनों की एग्जाम एक ही होती है, बल्कि इसमें आपको जो जेआरएफ होता है वो नेट में थोड़े हायर परसेंट से पास होता है, उनको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एग्जाम में पास होते हैं उन्हें फेलोशिप भी मिलती है यूजीसी की ओर से, जैसा कि अभी मैंने अभी बताया था कि तृप्ति जोशी ने जेआरएफ किया है। तो दिल्ली यानी यूजीसी से इन्हें हर महीने 18,000 रुपए फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए, और ये फेलोशिप इन्हें 2 वर्ष तक मिलती रहेगी। परीक्षा वही होती है, लेकिन उसमें जो नेट पास होते हैं लेक्चररशिप के लिए, वे लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं, उन्हें फेलोशिप नहीं मिलती है। परीक्षा दोनों की वही होती है, वही प्रश्न पत्र होता है, लेकिन फॉर्म भरते समय यदि आप उसमें फेलोशिप में अगर राइट करते हैं और आप उसमें पास होते हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी और लेक्चररशिप के लिए आप क्वालिफाई भी माने जाएंगे। तो ये नेट और स्लेट में जो फर्क, नेट में जेआरएफ और लेक्चररशिप में जो अंतर है उसकी बात हुई। अब स्लेट जो है ये हर एक स्टेट अपने हिसाब से उसका प्रश्न पत्र का जो ढांचा है
उसकी पूरी जो व्यवस्था है वो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो नेट का ही सिलेबस होता है। इसमें भी वही 3 पेपर होते हैं जो स्लेट में होते हैं, जो नेट में होते हैं। नेक्स्ट, अब इस परीक्षा में कौन बैठ सकता है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं अक्सर बात करता हूं कि ये यूजीसी नेट स्लेट की जो परीक्षा है वो आईएएस की परीक्षा से भी ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण है। वो इस संदर्भ में कि यानी आईएएस की जो परीक्षा है उसमें उम्मीदवार जो बैठता है यानी प्रतिभागी जो बैठता है उस परीक्षा में, उसके लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए, जबकि नेट और स्लेट में जो विद्यार्थी बैठता है उसके लिए कम से कम पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एमए की डिग्री होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उसमें कम से कम साधारण विद्यार्थी जो है, सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी है, उनके लिए 55% होना अनिवार्य है। और जो एससी या एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या अंध विद्यार्थी है, उनके लिए 50% होने पर भी वे इस यानी परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो आईएएस की परीक्षा में जहां ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, वहां नेट स्लेट में यानी पीजी मांगते हैं, वहां एमए मांगते हैं, और एमए में भी कम से कम 55% होने चाहिए। तो इस दृष्टि से हम इसे आईएएस से भी यानी बढ़िया या महत्वपूर्ण परीक्षा कह सकते हैं। इसके साथ अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें यानी आपकी जो आयु सीमा है वह क्या हो सकती है, एज लिमिट क्या हो सकती है, आप यानी अधिक से अधिक कितने वर्ष का जो विद्यार्थी है वो इस परीक्षा को दे सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसमें जेआरएफ और लेक्चररशिप 2 तरह की एग्जाम होती है। परीक्षा एक ही होती है, पेपर एक ही होता है, लेकिन उसमें जो कॉलम होते हैं वो जेआरएफ और लेक्चररशिप का होता है। तो जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है उसके लिए आयु सीमा हमारे यूजीसी ने निर्धारित कर ली है। सामान्य वर्ग के लिए वो अधिकतम 28 वर्ष की उम्र जो है मान्य रखी गई है। उससे अधिक उम्र का कोई भी विद्यार्थी फेलोशिप के लिए मान्य नहीं होगा। हाँ, यदि वह उम्मीदवार महिला, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या अंध है तो उसके लिए 5 वर्ष की और छूट दी जाती है, यानी 28 और 5 33 वर्ष की उम्र अधिकतम उसकी उम्र होती है। इससे बड़ी उम्र के कोई भी छात्र या कोई भी प्रतिभागी को फेलोशिप की एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं किया जाता है, उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, या बैठे तो भी वो मान्य नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें कुल 3 पेपर होते हैं, और ये तीनों पेपर जो है वो एक ही दिन होते हैं, एक ही साथ होते हैं, लेकिन इसमें 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन जो है उसमें दोनों यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पत्र हैं वो रखे जाते हैं, और दूसरे सेशन में अपने विषय का जो पेपर है, वर्णनात्मक पेपर है, वो रखा जाता है। यानी इसमें कुल मिलाकर 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें आपके तर्क है, गणित है, कंप्यूटर है, थोड़ा सामाजिकी है, इस प्रकार के जो विविध यानी पहलू है उनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंक होते हैं, और आपको उसके लिए 1.25 घंटे मिलते हैं। उसी सेशन में आपको दूसरा पेपर दे दिया जाता है, और ये पेपर भी आपके सब्जेक्ट का होता है, आपके विषय का होता है, और उसमें जैसे कि पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से पेपर 2 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के 2 अंक होते हैं, और
ये पेपर भी पहले ही सेशन में होता है। आपका जैसे ही वो पेपर 1 पूरा हो जाए उसके बाद में 1.25 घंटे के बाद ही आपको ये दूसरा पेपर दिया जाता है, और वो पेपर पूरा होने के बाद में बीच में रिसेस होती है, और लगभग 1.5 घंटे की रिसेस के बाद में आपको वापस फाइनल पेपर 3 के लिए आपको बैठना होता है। और ये पेपर 3 जो है ये यानी महत्वपूर्ण पेपर होता है, जिसमें वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर 2.5 घंटे का होता है, और इस तरीके से ये तीनों ही पेपर एक ही दिन में एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जो सेंटर्स हैं उनसे ये एग्जाम्स दी जाती है, और तीनों पेपर एक ही दिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप देखिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मैंने अभी पहले भी कहा कि नेट और स्लेट में कुल मिलाकर 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल नॉलेज, पेपर 2 आपके विषय के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और पेपर 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट का ही होता है और वर्णनात्मक पेपर होता है। लेकिन इनमें आपको क्वालिफाइंग करने के लिए पेपर 1 में जो 50 प्रश्न होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, उनमें कम से कम जनरल विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको कम से कम 40 अंक लाने जरूरी हैं। 100 में से 40 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि 50 प्रश्न में से यदि आप 20 प्रश्न सही करते हैं तो आप पेपर 1 के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। बाद में पेपर 2, तो पेपर 2 में भी 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, यानी 100 में से आपको 40 मार्क्स मिलने चाहिए। एक प्रश्न के 2 अंक होते हैं, इसलिए 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब 20 प्रश्न के 40 मार्क्स उसमें कम से कम आपके होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40-40 ही है 100 में से, लेकिन दोनों का योग मिलाकर के 100 अंक कम से कम होने चाहिए, यानी 50% अंक आपके दोनों में होंगे तो ही आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेपर में कम से कम 100 में से 40-40 तो आए ही, लेकिन किसी पेपर में अधिक भी होने चाहिए, तभी जाकर के आपके 100 होंगे। यानी जैसे मान लीजिए एक पेपर में आपके 40 आए पेपर 1 में, तो पेपर 2 में आपके 60 होंगे, 60 होंगे, तो ही आपके 100 होंगे क्वालिफाई होने के लिए। यानी पेपर 1 और 2 दोनों के मिलाकर के 100 मार्क्स होंगे तो ही आप उत्तीर्ण माने जाएंगे पेपर 1-2 में। और पेपर 3 जो 200 मार्क्स का होता है, 200 अंकों का होता है, उसमें आपको 90 अंक लाने होते हैं, यानी 45% उसमें लाना अनिवार्य है, तभी आप पेपर 3 में क्वालिफाई होंगे। इसी तरह से जो यानी ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनके लिए 100 में से 35 मार्क्स पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 100 में से 35 मार्क्स, और दोनों का मिलाकर के 90 होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और पेपर 3 में ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप और अंध विद्यार्थियों के लिए पेपर 3 में 200 में से 80 मार्क्स होने चाहिए, यानी जनरल वालों के लिए जहां 90 है वहां यहाँ पर 80 मार्क्स है। और इसी तरह से एससी और एसटी यानी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स है 35, पेपर 2 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 35, लेकिन दोनों का योग करके होना चाहिए 80, और पेपर 3 में 200 में से उनको यानी क्वालिफाई होने के लिए 70 मार्क्स चाहिए, 200 में से 70, तब आप उसमें उत्तीर्ण जो है माने जाएंगे। तो ये पूरा तीनों प्रश्न पत्रों का ढांचा है क्वालिफाइंग होने का। इसके बाद हमारे यहाँ गुजरात में ये 3 सेंटर है। इन 3 सेंटर से
ये नेट की एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें एक है गुजरात यूनिवर्सिटी, दूसरी है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा और तीसरी है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट, और इनके कोड नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मित्रों, अब हम तीनों ही पेपर की बारीकी से चर्चा करते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न पत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी देवकी मीना को। आप प्रश्न पत्र 1 को लेकर के अपनी बात रखेंगी आपके सामने। धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शक मित्रों, जैसा कि सर ने भी बताया, वो सामान्य जानकारी तो आप लोगों को पहले दे चुके हैं कि प्रश्न पत्र 1 क्या है। जैसा कि हम प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 जो है वो आपका सामान्य होगा। सामान्य का अर्थ है कि आप समझते हैं सामान्य यानी किस अर्थ में, क्या सभी के लिए सामान्य, जैसे या सभी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सामान्य। फील्ड की हम बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। हम सामान्य पेपर की बात करते हैं कि सामान्य पेपर क्या है। तो आर्ट्स में भी हम देखते हैं कि विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आर्ट्स में भी हम भाषा के सब्जेक्ट लें तो गुजराती है, संस्कृत है, इंग्लिश है या हिंदी है। तो आप क्या सोचते हैं, सामान्य या क्या लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए सामान्य? तो हम कहेंगे नहीं। यहाँ सामान्य का अर्थ उस बात से लूंगी कि सामान्य है चाहे आर्ट्स फील्ड का विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स फील्ड का विद्यार्थी हो या साइंस फील्ड का विद्यार्थी हो। प्रश्न पत्र 1 सभी के लिए समान होगा। अब जैसा कि जितना कि मेरा अनुभव है, जितना कि मैं जानती हूँ, आज जो मेरे विद्यार्थी दर्शक गण हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी या सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि प्रश्न पत्र हम सभी के लिए एक समान क्यों या सभी के लिए अनिवार्य क्यों। तो अब इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो ये जिज्ञासा है, आपका जो प्रश्न है, तो इसके प्रश्न में मैं भी आपके समक्ष एक प्रश्न रखूंगी कि आज का जो युग है उसमें आप एक श्रेष्ठ अध्यापक किसे मानते हैं। अगर कोई अध्यापक है, जैसे कि जनरली हम किसी विषय के अध्यापक को लें, वो अपने विषय में बिल्कुल निष्णात है, वो पूरा अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता है, लेकिन उसे अदर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप उसे एक श्रेष्ठ अध्यापक कहेंगे? तो मैं कहूंगी नहीं। आज का जो समय है आप जानते हैं, उसे कंप्यूटर का युग, क्रांतिकारी कहा जाता है, जिसमें कई विकास हुए हैं, कई डेवलपमेंट हुए हैं। एक अध्यापक है, वो अपने विषय में पूरी जानकारी रखता है, अपने विषय में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुका है, लेकिन अगर उसे थोड़ा बहुत भी गणित का नॉलेज नहीं है, ना उसमें तर्क वितर्क करने की शक्ति है, ना ही वो कंप्यूटर का जानकार है, तो वो आज के युग में एक श्रेष्ठ अध्यापक नहीं कहा जा सकता। अब जैसे कि अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो हिंदी लेकर पढ़े, या हम गुजराती लेकर पढ़े, या हम इंग्लिश लेकर पढ़े, तो हमें गणित से आगे जाके क्या मतलब, हमें तो जाकर विद्यार्थियों को हमारा सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। लेकिन अगर हम आज एक स्कूल अध्यापक की बात करते हैं तो वो सर्वप्रथम जब अपने वर्ग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका कार्य क्या है, वो जाके अपने विद्यार्थियों की अटेंडेंस लेता है। अटेंडेंस लेने के बाद उसे देखना पड़ता है कि आज मेरे कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो वहां उसे गणित की आवश्यकता है। अगर वो गणित का जानकार है, वो गणित को थोड़ा बहुत भी जानता है, तो तुरंत कह सकता है कि आज मेरे इतने विद्यार्थी एब्सेंट है या इतने विद्यार्थी आज प्रेजेंट हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि परीक्षा, हम सामान्य वर्ष के अंत में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम एक परीक्षा के रूप में उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो हम मूल्यांकन करते हैं जब पेपरों के माध्यम से, हम जब उनके पेपर भी चेक करते हैं, तो आज जब पेपर हम जब चेक करते हैं, जब आपको गणित का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आप जोड़ करना जानते हो, आप गुणा करना जानते हो, आप परसेंटेज निकालना जानते हो, तो वहां भी आपको गणित की आवश्यकता होगी। अब सामान्य रूप से आप कहीं गए, आप किसी विषय के निष्णात हैं, लेकिन जनरली किसी ने आपसे कहा कि सर इस बार आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी फर्स्ट क्लास हुए हैं, आपके कितने विद्यार्थी सेकंड क्लास आए, या आपके कितने विद्यार्थी पास क्लास आए, तो उस समय आपको अगर गणित का नॉलेज रहा तो आप तुरंत कह सकते हैं कि हाँ, इस बार 70% विद्यार्थी मेरी कक्षा में फर्स्ट क्लास हैं, या 60% सेकंड क्लास है, या इतने पास क्लास हैं। लेकिन अगर उस समय आपको गणित का नॉलेज नहीं होगा तो आप उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाएंगे कि यार पता नहीं, क्या पता कितने फर्स्ट क्लास है, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं किया, आप बहाने उनके सामने निकालने लग जाएंगे। अगर आप में तर्क वितर्क करने की शक्ति, जो भी एक पेपर 1 का एक आपका सब्जेक्ट है, हम देखते हैं कई बार अगर आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें 1-2 विद्यार्थी क्या, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अदर सब्जेक्ट की भी जानकारी वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि
आपके पास एक अदर सब्जेक्ट की भी जानकारी हो। आज समाज में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। समसामयिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी जानकारी भी आपको होना बहुत जरूरी है। अदर जैसे कि कक्षा में कोई विद्यार्थी आपसे पूछ लेता है कि सर आज जैसे जनरली आज के टॉपिक की बात करें तो जैसे अयोध्या का जो चल रहा है उससे संबंधित आपके विद्यार्थी ने कोई सवाल किया आपसे, लेकिन आप जनरल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानते, समय आजकल क्या चल रहा है आप नहीं जानते, तो आप उसके सामने बेबस हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जनरल नॉलेज वर्तमान में क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए ये होगी पेपर 1 की थोड़ी जनरल बातें। अब आपको लग रहा है कि ये सब जानकारी हमें क्यों, तो इसलिए ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि जो पेपर 1 में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी इन विषयों से संबंधित है। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। आपका पेपर 1 जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, इसके अंतर्गत कुल 10 यूनिट आपको दिए जाएंगे। पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता, दूसरा है अनुसंधान अभिक्षमता, तीसरा अध्ययन बोध, चौथा है संचार, पांचवा है तर्क, 6 है युक्ति संगत तर्क, 7वां सूचनाओं का विवेचन, 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, 9 जन एवं पर्यावरण, और जो अंतिम है वह है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। अब जैसा कि विद्यार्थी मित्रों आपने देखा कि पेपर 1 के अंतर्गत कुल 10 यूनिट दिए गए हैं। अब जैसे कि आप नेट की अगर एग्जाम देने बैठते हैं तो मेरा मानना तो यह है जो पेपर 1 है वो पूरी नेट की एक आधारशिला है। आधारशिला क्यों कि जो पेपर 2 और 3 है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। आप कई वर्षों से उस विषय को पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि आपको अगर नेट की एग्जाम देनी है तो पीजी में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55% होना अनिवार्य है और SC ST या हैंडीकैप विद्यार्थियों के लिए 50%। यानी कहने का आशय यह है कि पीजी अनिवार्य है, यानी आप 5 साल तो उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, तो तैयारी तो आपको उसमें भी करनी है पेपर 1 और 2 के लिए, लेकिन आपका काफी कुछ 5 सालों में आप उसका पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पेपर 1 है वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, उसके अंदर एकदम बिल्कुल नए नए सब्जेक्ट आपके सामने होंगे जैसे कि अभी हमने देखे। अब आपको मन में ये होगा कि पेपर 1 तो उसका प्रारूप क्या है, किस तरह के प्रश्न होंगे, उसके कितने अंक होंगे, तो उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दूंगी। इसके अंतर्गत कुल 10 यूनिट दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10 यूनिट है और प्रत्येक से 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल आपके प्रश्न होंगे 50, और 50 तो अब आपको 50 है तो मार्क्स, तो आप इस बात को याद रखिए कि प्रति प्रश्न का अंक होगा 2, यानी आपका पूरा पेपर होगा कुल 100 अंकों का। अब लेकिन जैसे पिछली दो परीक्षाओं की हम बात करें तो जब दिसंबर की परीक्षा हुई थी जून से पहले, तब आपको पता हो नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंक वो क्या है। तो अभी नकारात्मक अंक सिर्फ एक बार रखे गए, वो रखे गए थे दिसंबर में। नकारात्मक अंक क्या है, तो अगर आप जैसे नकारात्मक अंक 1/3 भी हो सकते हैं और 1/4 भी हो सकते हैं। 1/3 का मीनिंग है कि अगर आप 3 क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो तब जाके आपके 2 मार्क्स कट होंगे। 2 मार्क्स क्यों, क्योंकि प्रति प्रश्न 2 अंक है। और 1/4 का अर्थ है कि अगर आप 4 प्रश्नों को रॉन्ग करते हैं तो आपका फिर भी 2 मार्क्स कटेंगे। क्यों, 4 पे आपके जाएंगे 2 मार्क्स। तो विद्यार्थी मित्रों, दिसंबर में तो ये योजना रखी गई थी, लेकिन पिछली जून में इस योजना को हटा दिया गया। लेकिन हो सकता है कि आगे के समय में भी नेगेटिव मार्किंग शायद रखी जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए या बिल्कुल ध्यान से उसे पढ़िए। अगर आप एक प्रश्न को अटेंड करते हैं, हर प्रश्न में हम जानते हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पता है कि ये आंसर में ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें तो कंफर्म है कि 2 में से एक आंसर होगा ही होगा। तो उस समय उस प्रश्न पे आप रिस्क ले सकते हैं कि अगर 2 में से 1 है तो उस समय आप रिस्क को लीजिए। तो हो सकता है आपका प्रश्न 80% या 90% सही भी हो सकता है।
तो बस इस तरह से आपको पेपर 1 की का डट के सामना करना है, उसकी जम के तैयारी करनी है। क्यों? और मार्किंग की बात है, वहां तक तो सर बता चुके हैं कि आपको क्वालिफाइड होने के लिए जनरल वाले को कितने चाहिए, SC वाले को कितने और ST वाले को कितने। तो दर्शक मित्रों, यहाँ होती है पेपर 1 की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके मन में जिज्ञासा है कि पेपर 1 के बारे में हमको सामान्य जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अब हम आते हैं पेपर 2 पर। तो पेपर 2 की जानकारी हमें देंगी प्राध्यापिका मैडम तृप्ति जोशी। नहीं मैडम। देवकी मैडम जी। जैसा कि अभी आप पेपर 1 की बात कर रही जी हैं, सर। तो इसमें कुछ अलग अलग विभाग है, यूनिट है। जी सर। तो उस यानी उनको लेकर के आप जैसे किसी एक कोई यूनिट को लेकर के हमारे विद्यार्थियों से बात करें, जैसे कि मान लीजिए अध्ययन और अध्यापन को लेकर के जी। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि अध्यापक क्लास में जाए तो उसे वहां विद्यार्थियों से बात करनी है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विद्यार्थी शरारती होते हैं क्लास में, और वो जो है अनर्गल प्रश्न खड़े करते हैं, अध्यापक को विषयांतर करने का भी प्रयास करते हैं। या कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बिंग यानी विद्यार्थी होते हैं, वो जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं। या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में अपने दूसरे जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके यानी बस्ते में से, उनके बैग में से कभी पेन चुरा लेते हैं, कभी कुछ और चुरा लेते हैं, यानी चोरी करते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अक्सर झूठ बोलते हैं क्लास में। तो इस प्रकार का माहौल जब कभी क्लास यानी वर्ग खंड में हो, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, उस विद्यार्थी के साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए? क्या उसे डांट करके बिठा देना चाहिए? क्या उसे अपमानित करना चाहिए? क्या उसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल से करनी चाहिए? या एक अध्यापक होने के नाते उस विद्यार्थी को किस तरीके से सही दिशा दिखाई जा सकती है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी उसमें अधिक पूछे जाते हैं पेपर 1 में। और खास करके मेरे ख्याल से 10 एक प्रश्न पहले तक पूछे जाते थे, लेकिन अब जब यूनिट बना दिए गए हैं तो अब निश्चित है कि ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी। तो इस प्रकार आप अलग अलग यूनिट से अगर 2-3 बातें करें आप, जी सर, तो हमारे विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ होगा। ठीक है। आप उदाहरण के साथ। हाँ, जैसे कि दर्शक मित्रों के हमने पेपर 1 में कुल 10 यूनिट देखे, तो उसमें एक यूनिट है अध्ययन बोध। अब हम बात करते हैं अध्ययन बोध की। तो इसका लक्ष्य क्या है अध्ययन बोध का? तो इसका अर्थ ये होता है कि एक प्राध्यापक या एक अध्यापक है, उसके अंदर अध्ययन करने की कितनी क्षमता है, उसका निष्कर्ष किस प्रकार निकाल सकता है, या उसके पूछे गए प्रश्नों का किस प्रकार जवाब दे सकता है। तो अध्ययन बोध के अंतर्गत आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश में से ही 5 प्रश्नों को पूछा जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि अगर वो गद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कई विद्यार्थियों को लगता है अरे ये तो बहुत इजी है और प्रश्न हमें इसी में से उत्तर ढूंढना है। लेकिन नहीं, वो प्रश्न इस प्रकार का होगा कि हो सकता है आप सोचते हैं वो उत्तर शायद नहीं भी हो। वहां आपको घुमाने की कोशिश यानी आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए एक अध्यापक वही होता है जो वहां पर जल्दबाजी न करे। वो उस पैरा को, उस गद्यांश को बहुत अच्छी तरह 2 से 3, अगर आपके पास समयावधि है तो आप उसे 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरह से पढ़े। पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्नों को पढ़े। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रश्न पढ़ा फिर आप गद्यांश पढ़े उसका उत्तर ढूंढने लगे, दूसरा प्रश्न पढ़े फिर गद्यांश को पढ़े उसका उत्तर ढूंढने। नहीं, एक अध्यापक श्रेष्ठ वही कहलाता है जो उस गद्यांश को ही पहले 2 से 3 बार पढ़ जाए, उसके बाद वो प्रश्नों को पढ़े। अगर वो गद्यांश 2 से 3 बार उसे रीड करता है, उसे पढ़ता है, तो उसे प्रश्न पढ़ने पे ही उसके दिमाग में उत्तर अपने आप ही उत्तर आ जाएंगे। वहां बात हुई अध्ययन बोध की। फिर एक आता है तर्क। तो उसमें तर्क कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है संबंध को लेकर हो, गणित से संबंधित हो। जैसे नॉर्मली कोई प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भाई रोहन के मामा के चाचा के बेटे की बहू का लड़का का बेटा के पिता के दादा वो आपके क्या लगे, तो आप उस प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये किस प्रकार का प्रश्न है, इसका हमें क्या आशय है, हमें क्या करना है। तो नहीं, वहां देखा जाता है कि अध्यापक में सोचने की तीव्र शक्ति कितनी तीव्र है, वो कितनी जल्दी इस बात को समझ सकता है। तो वहाँ आपकी बौद्धिक शक्ति को मापा जाता है। बस इस प्रकार के ही कुछ 8 यूनिट हैं। उनमें से हर यूनिट में से जैसे टोटल 10 है, 2 जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताए हैं, बाकी शेष रहे 8। तो उसमें से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और इसी प्रकार का जैसे अध्यापक की जो अभिक्षमता है, अध्यापक का उच्चारण जो है वो बहुत ही यानी महत्वपूर्ण पहलू होता है।
वो यानी वर्गखंड के लिए। तो कभी कभी यानी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक यानी क्लास टीचर यानी एक अध्यापक का आवाज होना चाहिए। नीचे विकल्प दिए हैं 4, ठीक, तेज, मध्यम, धीमा या संतुलित। तो इसमें भी अब विद्यार्थी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे ये तो पता है कि धीमा नहीं होना चाहिए, उसे ये भी पता है कि तेज भी नहीं होना चाहिए। अब बाकी बचे दो, मध्यम और संतुलित। तो क्या है, अधिकांश विद्यार्थी उतावल करके वो 3 को ही देखेंगे कि तेज, मध्यम और धीमा। तो धीमा नहीं, तेज भी नहीं, मध्यम होना चाहिए। लेकिन साथ में वो भी दिया है संतुलित। मध्यम का मतलब, अब देखिए मध्यम भी उत्तर सही है, संतुलित भी उत्तर सही है, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल बारीकी से देखेंगे हम तो मध्यम की अपेक्षा संतुलित जो है वो ज्यादा परफेक्ट उत्तर है। संतुलित यानी जो आगे बैठा है उसके कान के पर्दे पे सीधा आवाज न लगे, और जो एकदम लास्ट में बैठा है वो ए करके उसको सुनने के लिए वो अपने कान खड़े करे, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो मध्य में बैठा है वो भी अध्यापक की आवाज जो है वो क्लियरली एकदम स्पष्ट सुन सके। तो ये उत्तर हुआ संतुलित वाला। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जैसा कि देवकी मैडम ने कहा। बिल्कुल आपकी बात सर सही है। और साथ में ये भी है कि यहाँ पर जो 50 प्रश्न पेपर 1 में है, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा कहा गया है कि कुछ 60 प्रश्न रखे गए, उसमें आपको 10 प्रश्न की छूट दी जाती है। यानी आपको कोई डायरेक्ट 50 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको 10 प्रश्न तक छोड़ सकते हो। आप बाद में आगे जब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां से आपका नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ 10 प्रश्न के विकल्प मतलब ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको 10 प्रश्न तक आप छूट ले सकते हैं। ये बात तो हुई आपको पेपर 1 की। लेकिन अब जब पेपर 2 की बात करें तो इसमें तो आपको अपना विषय को लेकर ही चर्चा है। तो आपको इसमें ना ही तर्क सोचना है, ना ही कोई अंक गणित करना है, या तो ना ही कोई शैक्षणिक कार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ तक आपको जो 5 साल तक यानी बीए और एमए में जितनी भी अपने विषय को लेकर जो पढ़ाई की है उसी को लेकर ये प्रश्न रहेगा। यानी यहाँ जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है हमारा, जो बहुत गहरा है, समुद्र है, हम पूरा कह सकते हैं हिंदी साहित्य को। तो वही हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आदिकाल है, रीतिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी विविध वाद है, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ये सारे वाद और पूरा इतिहास में कौन सी रचना श्रेष्ठ है, कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, कौन से लेखक महत्वपूर्ण है, ये सारी की सारी बातों को हमको एकदम सूक्ष्म रूप से उसको देखना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही पढ़ लिया तो हो गया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ है ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एकदम गहराई में जाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रचना है और कौन सी रचना में कौन से पात्र भी है, क्योंकि कहीं कहीं पात्र को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि पात्र कौन से हैं। यहाँ पर एक दूसरा यूनिट जो है वो है काव्य शास्त्र को लेकर। काव्य शास्त्र में भी आपको भारतीय और पाश्चात्य दोनों तरीके के काव्य शास्त्र पूछे जाते हैं। उसमें भारतीय में आप रस, ध्वनि, अलंकार, छंद, वो सब जो चीजें हैं उनका अध्ययन करना होता है। और काव्य शास्त्र में पाश्चात्य जो है उसमें आपको प्लेटो, उसके सिद्धांत यानी अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु उनका विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस है, ये सारे जो पाश्चात्य है विद्वान उनको पढ़ना है। साथ में आपको आलोचना भी पढ़नी है और विविधवाद भी है, जैसे अस्तित्ववाद है, अभिव्यंजनावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, यानी ऐसे अलग अलग वादों, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ही आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को और उसमें भी गहराई में तो ही कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्प टाइप के भी होते हैं, सुमेलित टाइप के भी होते हैं, सत्य असत्य टाइप के भी होते हैं, कथन कारण इस टाइप के भी होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कौन से प्रश्न होंगे देखते हैं हम कैसे होते हैं। देखो, पहला प्रश्न है जैसे हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक प्रश्न, एक आंसर कोई सही है, तो इसमें उद्धत मानदंड वो सही है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो बहुविकल्प टाइप के करीबन ये 15 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरे है जैसे कि सुमेलित टाइप के,
जिसमें आपको पूछा जाता है कि युग्म होते हैं, तर्क संगत युग्म देने होते हैं। इसमें तर्क संगत है, साथ ही साथ असंगत भी हो सकता है, या तो सही जोड़ मिलाने वाले भी हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तर्क संगत है। तो यहाँ पर जो सही है उसी को आपको राइट करना है, उसी को आपको OMR सीट में डार्क करना है। तो यहाँ पर अंतिम अरण्य जो है वो सही है। तो इस तरह यहाँ पर असंगत युग्म भी हो सकता है और सही जोड़ वाले भी हो सकते हैं। ये टाइप के प्रश्न करीबन 10 होंगे। आगे है एक क्रम वाले प्रश्न होते हैं। तो क्रम में आप कौन सी रचना कब क्रम में होती है, जैसे निम्नलिखित ग्रंथों में प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ सही अनुक्रम आपको बताना है, यानी सन के हिसाब से कौन सा सही जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको यही नहीं देखना है कि एक कोई ग्रंथ को लेकर ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लेखक को लेकर भी हो सकता है, या तो कोई वाद को लेकर भी रचना हो सकती है, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो वो सन के हिसाब से कैसे कालक्रम में रखा गया है। ऐसे यहाँ पर पत्रिका भी हो सकती है, जैसे निर्मला पत्रिका है, ये सारी जो पत्रिकाएं हैं हम, तो वो कैसे पत्रिकाओं का भी हम क्रम में रख सकते हैं, वो भी जरूरी है। तो यहाँ कालक्रम में सिर्फ लेखक आ सकते हैं, पत्रिका भी आ सकती है, कोई रचना भी आ सकती है, या तो किसी का भी समय को लेकर भी कार्य किया जा सकता है। तो इस टाइप के आपको 10 प्रश्न इस टाइप के रहेंगे। आगे है आपको तर्क वाले प्रश्न, जिसमें आपको एक कोई प्रश्न होता है, उसके अर्थ में दूसरा तर्क दिया गया था। तो क्या वो तर्क सही है, क्या वो तर्क को आप दोनों सही मान रहे हो। अगर दोनों सही मान रहे हो तो वो ही सही करो। यहाँ पर है कि स्थापना है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तो क्या ये बात सही लग रही है आपको, क्या ये तर्क सही है। उसके तर्क में दिया है सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो यानी जो दलित लेखक है वही दलित लेखक का कार्य करे तो वही वो वहां तक कार्य पहुंच सकता है, उसका मतलब वो स्वानुभूति तक वही पहुंच सकता है। क्या कोई दलित लेखक नहीं हो और वो रचना करे दलितों को लेकर, तो क्या वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ये बातें होती। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा तर्क सही आपको लग रहा है। यानी यहाँ पर आपको गलत है और सही है, दूसरा ए सही भी है और आर गलत भी है। तो आपको यहाँ पर सही है कि ए सही है और आर गलत लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा तर्क सही होगा, कौन सा गलत, यानी आपको यहाँ सोचने का अवकाश मिलता है और इसी के हिसाब से आप इसको मार्किंग करोगे। आगे एक प्रश्न जैसे होता है वो अनुच्छेद को लेकर होता है। यानी यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ में से करीबन 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो पैराग्राफ के ही प्रश्न रहेंगे, यानी आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उसी में से 5 आंसर उसके देने हैं। यानी इस तरह से आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो 50 प्रश्न की मार्किंग होगी 100, क्योंकि पर प्रश्न पर 2 मार्क हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट गहराई में जाकर, क्योंकि पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो आपको पूरा वो देखना है कि कौन सी रचना हो सकती है, क्या हो सकता है प्रश्न। वो तो अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ही आप इसका सही आंसर दे पाओगे। और ना ही इसमें आपको कोई विकल्प दिया जाएगा और ना ही आपको कोई जैसे पेपर 1 की तरह 10 प्रश्न एक्स्ट्रा मिलते हैं, वैसा कोई 10 प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यानी आपको 50 प्रश्न जो मिल रहा है उसी में से आपको ये कार्य कंप्लीट करना है। तो अब मैं ये हो गई पेपर 2 की बातें। तो पेपर 3 आखिर क्या है और पेपर 3 में किस तरह से के प्रश्न हो सकते हैं, उसकी चर्चा के लिए मैं आदिनी बंजारा सर को कहूंगी कि वो पेपर 3 के लिए कहे। तृप्ति जी, जैसा कि अभी आपने पेपर 2 की जो बात कही उसमें ये तर्क वाले जो प्रश्न थे उसमें जैसे काल क्रम में सुमेलित कीजिए जी, या आप 4 जो है विधान है या 4 कृतियां है या 4 रचनाकार है, उन्हें ऐतिहासिक कालक्रम में उन्हें रखना है। हाँ। तो उसमें विद्यार्थी को देखना ये चाहिए कि इन चारों में से सबसे पहला कवि कौन हो सकता है या सबसे पहली कृति कौन हो सकती है। तो आप चारों विकल्प में से सबसे पहले वो देखने का प्रयास करिए कि एक पकड़ में आ जाए अगर कि इसमें ये सबसे पहली रचना है, या पहली रचना पकड़ में नहीं आ रही है तो सबसे लास्ट वाली रचना अगर पकड़ में आ रही है तो कम से कम ये मालूम पड़ गया कि ये इतना तो ये सही है, अब बाकी का देखना है। तो उसको आप थोड़ा सा सावधानी से लें तो वो
यानी उत्तर ये- सही होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। हाँ, यानी आपको एक भी रचना के बारे में भी पता चल गया, चल या गया। तो एक भी कालक्रम के बारे में पता चल गया, तो आप उसका सही हाँ, आंसर पूरी पूरी उसकी- तरह से दे सकते हो, क्योंकि उसमें कालक्रम ही है और सही जोड़ में भी है कि एक अगर आपको मिल गया तो आप वो ढूंढ लेंगे कि बी के सामने कौन सा है सही, तो उसको पूरी तरह से आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं कि चारों चार आपको आते ही हो। हाँ, एक की मिलनी चाहिए बस। एक की मिल मिले, गई बस। तो हो गया। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं पेपर 3 की। और पेपर 3 जो है, ये नेट की एग्जाम हो या स्लेट की एग्जाम हो, ये पेपर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ तक वही विद्यार्थी पहुंच पाता है जो इससे पहले के 2 सोपान पार करके यहाँ तक आ चुका है। लेकिन पेपर 3 जो है, ये पहले के पेपर 1 और 2 की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वहां विद्यार्थी को उसके विकल्प नीचे ही दिए रहते हैं और उसी में से उसको सही उत्तर ढूंढ करके उसके ऊपर उसको डॉट करना होता है। लेकिन यहाँ उसके पास ऐसे कोई भी विकल्प नहीं है, यहाँ सीधे प्रश्नों का सामना है और सीधी कलम चला करके उसको लिखना है। यानी यहाँ उसमें वर्णनात्मक शक्ति कितनी है और उसकी कसौटी होती है। और इस प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें कुल 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और चारों जो है वर्णनात्मक होते हैं। उनके शब्दों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले जो है 20-20 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी जो शब्द संख्या है वो 500 है। 500 का मतलब हुआ कि आपको कम से कम 3 पेज में इस उत्तर को लिखना होता है। और इसके बाद में दूसरे जो प्रश्न है वो 15-15 अंक के 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं और इनके लिए शब्द संख्या 300 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1.5 से 2 पेज आपको उसके उत्तर में लिखना होता है। और तीसरा जो है वो 9 अंक के 10 प्रश्न होते हैं, यानी 90 मार्क्स हुए इसके और उनकी शब्द संख्या करीब 50 शब्द होती है। यानी 50 शब्द का मतलब हुआ कि एक पैराग्राफ, यानी 5-7 पंक्ति या ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 पंक्तियां 50 शब्द में यानी हो जाती है। और फिर जो चौथा प्रकार है वो पाठ्य पुस्तक बेस का होता है। जो अभ्यासक्रम आपको यानी यूजीसी से जो पहले से निर्धारित है, उन्हीं में से कोई एक गद्य का पैराग्राफ या कोई एक पद्य का पैराग्राफ वहां रखा जाएगा और उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के 5 अंक के हिसाब से ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके 25 अंक होते हैं। अब इस तरीके से ये जो प्रश्न पत्र 3 है, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी को ध्यान ये रखना चाहिए कि पेपर 3 जो है उसका जो पाठ्यक्रम यूजीसी से निर्धारित किया गया है उसमें 2 तरह के पाठ्यक्रम है। नंबर 1, उसमें 10 यूनिट है और 10 यूनिट का जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको करने होंगे। जैसे मैंने बताया था कि 9 मार्क्स के जो 10 प्रश्न हैं वो ये बिल्कुल ये वाले हैं और बाकी 4 ऐसे यूनिट दिए रहते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। उन 4 में से आप किसी एक यूनिट को पसंद कर सकते हो। ये 4 जो यूनिट है उनमें सबसे पहले भक्ति काल है, फिर इसके बाद में छायावाद आता है, फिर तीसरा जो है वो हमारी गद्य विधाएं हैं यानी कथा साहित्य है और चौथा यूनिट जो है वो हिंदी काव्यशास्त्र और समीक्षा का होता है। अब विद्यार्थी की रुचि किसमें है? यदि वो छायावाद में रुचि है उसकी, तो उसको अन्य 3 जो है यानी यूनिट उसकी तैयारी उसे नहीं करनी चाहिए उसे, क्योंकि परीक्षा देना एक कला है, उसमें एक सुनिश्चित रणनीति आपके पास होनी चाहिए कि कैसे हम इस प्रश्न पत्र में जो है उत्तीर्ण हो। तो विद्यार्थी को अपनी दाल जिस यूनिट में गलती हो उसी यूनिट को उसे पसंद करना चाहिए और उसी की तैयारी व्यवस्थित करनी चाहिए, क्योंकि 200 अंक का ये पेपर होता है। पेपर 3 कुल 200 अंक होते हैं इसके। अब 200 अंक में से जो ऐच्छिक विषय है वो ऐच्छिक विषय जो है वो आप देखिए कि 4 मैंने बताए थे, उसमें से किसी एक में से 20-20 मार्क्स के 2 यानी 40 अंक
और फिर 15-15 मार्क्स के 3 यानी 45 अंक, यानी 40 और 45 लगभग 85, 200 में से लगभग समझिए ने आप कि 90% अंक जो है ये ऐच्छिक यूनिट में से ही पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी को उसी की तैयारी करनी चाहिए। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात यही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो यानी परीक्षाएं होती है उसमें, और ये जो प्रतियोगितात्मक जो परीक्षा होती है इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ यूनिवर्सिटी की परीक्षा में विद्यार्थी को केवल पास होना होता है, वहीं ये प्रतियोगिता जो होती है एग्जाम्स तो उसमें विद्यार्थी को एक बहुत बड़ी भीड़ में से अपने आप को छांटना होता है और अपेक्षित गुणांकन प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है ये इसको पास करना या इसमें उत्तीर्ण होना असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, जागरूक है, सजाग है, ऐसे विद्यार्थी नेट, स्लेट या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं उसके प्रश्न पत्र के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ करके उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के तेवर, उसकी प्रकृति, उसका विषय का विभाजन और टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक पूरी सुनिश्चित रणनीति के साथ अगर उसमें उतरे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी उसमें सफल होते हैं। तो मित्रों, आप सभी को नेट और स्लेट में उत्तीर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा होते हैं। धन्यवाद।